हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शशिकांत चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल टॉप एडू पे। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज के 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये 11 क्वेश्चंस जो लिए गए हैं वो डिफरेंट टॉपिक और सब्जेक्ट से लिए गए हैं। और एक क्वेश्चन से रिलेटेड आप 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शॉर्ट वीडियो है। और इस शॉर्ट वीडियो से आपको बहुत सीखने को मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा शुरू से अंत तक। और बिना देरी किए हुए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपके सामने ऑप्शन है गोमती नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी और गंगा नदी। तो आपके दिमाग में जो आंसर आ रहा था तो उसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आपको लग रहा होगा कि आंसर गलत है। तो इसमें सही आंसर एक है, तो आपको बताना है। तो गोमती नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी और गंगा नदी में से कौन सा है। तो घाघरा नदी सही आंसर है। तो घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या, लेकिन सरयू नदी के नाम से भी घाघरा नदी को जानते हैं। तो इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो घाघरा नदी को ही सरयू नदी और सरयू नदी को घाघरा नदी कहते हैं। तो इस तरीके से सरयू नदी अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर घाघरा नदी होगा। ठीक है, अगर सरयू नदी ऑप्शन में है तो वो सरयू नदी सही आंसर होगा। अब चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे बसे हुए जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं यानी शहर हैं, लखनऊ है, लखीमपुर खीरी है, सुल्तान और जौनपुर। तो इन शहर जो जितने भी शहर आप देख रहे हैं ये गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंडिविजुअली कि जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो गोमती नदी। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो गोमती नदी। ज़्यादातर लखनऊ और जौनपुर पूछा जाता है। साथ में अगर यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी दिल्ली होते हुए मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कल्पी, हमीरपुर और प्रयागराज में आके गंगा जी में मिल जाती हैं। तो प्रयागराज एक ऐसा शहर है जो दो नदियों के किनारे बसा हुआ है। तो कभी कभी यमुना नदी किनारे भी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रयागराज, और गंगा नदी के किनारे भी प्रयागराज सही हो जाएगा। लेकिन दिल्ली, मथुरा, आगरा से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिरोजाबाद भी पूछा जाता है। तो ये जितने भी शहर हैं ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब बात करते हैं घाघरा नदी, जो हमारा आंसर था और क्वेश्चन का आंसर था। तो घाघरा नदी की अगर बात करें तो घाघरा नदी को सरयू नदी या शारदा नदी या काली नदी भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो अगर ऑप्शन में सरयू नदी नहीं है तो अब घाघरा नदी सही है। वैसे अगर लोकल लेवल पे देखा जाए तो अयोध्या में सरयू नदी के नाम से ही जाना जाता है। बहराइच गोंडा हुआ ये सरयू नदी, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो वहां पे घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये सेम नदी है, सरयू नदी और घाघरा नदी। अब गंगा नदी की बात करें तो बहुत फेमस है, और कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी और पटना, ये जितने भी शहर आप देख रहे हैं बड़े बड़े शहर, ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आपके एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बात करते हैं मैप के जरिए। तो आपको यहाँ पे दिखा दें कि ये शारदा नदी है, ये शारदा नदी है, ठीक है, और ये आके घाघरा नदी पे मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये गोमती नदी है, यहाँ लखनऊ है, यहाँ पे अयोध्या। तो ये अयोध्या जो घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, यहाँ पे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर गोमती नदी के यमुना नदी की बात करें, सॉरी यमुना नदी की बात करें तो नई दिल्ली, आगरा होते हुए ये गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। तो शिक्षा से है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से है, या अस्पृश्यता उन्मूलन से है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो आपके सामने ऑप्शन में से कौन सा ही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी से रिलेटेड ये कानून है, अनुच्छेद है संविधान, भारतीय संविधान में अनुच्छेद। तो आर्टिकल 17 रिलेटेड है अनटचेबिलिटी से यानी अस्पृश्यता से, उन्मूलन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको एक्सप्लेनेशन देखा जाए इस चीज़ का। तो अगर शिक्षा की बात करें भारतीय संविधान में तो आर्टिकल से रिलेटेड तो 86वें संविधान संशोधन के 2002 के जरिए 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष, तो शिक्षा से रिलेटेड अगर आर्टिकल से रिलेटेड बात की जाए तो 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। तो अगर बात करें कि आर्टिकल 21A किससे रिलेटेड है तो एजुकेशन से, और एजुकेशन से रिलेटेड क्या है कि 6 साल से लेकर 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा, कंपलसरी एजुकेशन देने की, और वो उनके लिए क्या फंडामेंटल राइट का अधिकार बना दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के जरिए 86वें संविधान संशोधन, कौन से ईयर में 2002 में। तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 21A किससे रिलेटेड है एजुकेशन से। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किससे रिलेटेड है अनुच्छेद 29 यानी आर्टिकल 29 किससे रिलेटेड है तो माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटीज। तो ये याद रखिएगा कि अगर अल्पसंख्यक की बात आए और उनके हितों की सुरक्षा की बात आएगी तो आर्टिकल 29,
अगर 21A बात करें तो शिक्षा से, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि कौन से संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A को, तो 86वें संविधान संशोधन के जरिए। अब बात करते हैं जो हमारा ऑप्शन है का आंसर है वो है अस्पृश्यता उन्मूलन से, तो ये आर्टिकल 17 में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप जानते भी होंगे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो जो एयर स्पीड होती है वो किससे नापी जाती है, तो आपको बताना है बैरोमीटर, एनोमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंडवेन। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इसमें सही आंसर है एनीमोमीटर। तो जो स्पीड ऑफ एयर है वो नापी जाती है किससे, एनीमोमीटर से, वायु की गति को मापा जाता है। अगर बैरोमीटर के रोल की अगर बात करें तो एयर प्रेशर या एनवायरमेंटल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापा जाता है, बैरोमीटर। तो ये वायुमंडल के दाब को मापता है बैरोमीटर। हाइड्रोमीटर का काम क्या है, हाइड्रोमीटर जल या द्रव के घनत्व को मापता है। और पाइरेलियोमीटर जो ऑप्शन में है वह प्रत्यक्ष सौर विकिरण की यानी जो सोलर लाइट या सोलर रेज होती है उसकी तीव्रता को मापता है पाइरेलियोमीटर। तो ये उपकरण आपके सामने है, ये बैरोमीटर है, बैरोमीटर रखा हुआ है, ये ऐसा बैरोमीटर होता है, ये एनीमोमीटर है। जो हवा की गति जो ऑप्शन हमारा था, आंसर था आज का, एयर स्पीड को मापता है। यहाँ से जैसे कि यहाँ पे चलता है और यहाँ पे स्पीड का पता चलता है, जितनी तेज़ हवा होगी उतनी तेज़ चलेगी और यहाँ पे उतनी काउंटिंग बढ़ेगी। ये हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर यानी द्रव या जल के घनत्व को, डेंसिटी को नापता है हाइड्रोमीटर। अब अगला जो है वो पाइरोमीटर, कहीं कहीं पायरोनोमीटर भी होता है, ये इसी का पार्ट होता है। तो पाइरोमीटर या पाइरोलियोमीटर और पायरोनोमीटर एक ही चीज़ है, सोलर एनर्जी या सोलर लाइट को मेजर करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनामो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीएस के पार्ट होता है, जीएस में पूछा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो सिस्टम होता है उसको डायनेमो कहा जाता है। जैसे जनरेटर आप देखते हैं, जनरेटर क्या है कि उसकी पहिया चलती है मैकेनिकली और वो क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो जनरेटर ये एक तरह से डायनेमो बेस्ड इक्विपमेंट है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। इसी तरीके से अदर ऑप्शन को देख लिया जाए तो सबसे पहला ऑप्शन था रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो ये किसके द्वारा की जाती है, जैसे बैटरीज होती हैं, गैल्वेनिक सेल होती है, जैसे गाड़ी में लगाई जाती है, इन्वर्टर में लगाई जाती है। ये जितने भी गैल्वेनिक सेल होते हैं ये क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कोयला भी क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है और ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी एक रासायनिक पदार्थ है जो विद्युत ऊर्जा में, बायोमास जैसे गोबर गैस है वो भी विद्युत ऊर्जा। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, जैसे कि आप पानी का मोटर होता है, पानी का मोटर क्या करता है, आप इलेक्ट्रिसिटी से ऑन करते हैं और वो चलता है उसका पहिया और पानी को ऊपर खींचता है। तो इस तरह से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम इलेक्ट्रिक मोटर करता है। तो और लास्ट ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो ये चारों ऑप्शन हमने एक्सप्लेन कर दिया। डायनेमो का ऑप्शन था यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य संगठन यानी वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपके सामने ऑप्शन है जिनेवा, रोम, न्यूयॉर्क और लंदन। तो आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है रोम। ठीक है, इसमें हम एक ट्रिक भी बताएंगे जो हम आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर विश्व खाद्य संगठन की बात करें जिसे हम FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन तीनों का नाम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो रोम है। और रोम कैपिटल है किस देश का, इटली का। तो इटली की राजधानी रोम होती है और ये रोम में यही केवल 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाया जाता है। और इन तीनों में ट्रिक समझ लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। तो हमारे साथ ये देखिए कि यहाँ पे आप देखिए कि फूड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर है, यहाँ पे क्या है,
फूड है और यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर है। तो इसका मतलब कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, अगर उनमें आपको फूड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्ड दिखाई दे तो उसका हेडक्वार्टर रोम होगा। तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो और किसी भी ऑप्शन में अगर फूड या एग्रीकल्चर अगर शब्द लिखा हो और तो उसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो उसका हेडक्वार्टर रोम होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ट्रिक को। आगे चलते हैं। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माने थे? तो आपके सामने ऑप्शन है गैरिबाल्डी को, विवेकानंद जी को, दादा भाई नौरोजी को या मैजिनी को। तो लाला लाजपत राय के द्वारा जो उनके राजनीतिक गुरु माने गए थे वो मैजिनी। मैजिनी क्या है कि क्रांतिकारी हैं इटली के, तो इटली के क्रांतिकारी थे। तो भारत में भी क्रांति हो रही थी, तो इटली को एकीकृत करने में और वहाँ पे क्रांति को नियंत्रित करने में और देश की आज़ादी के लिए मैजिनी का बहुत बड़ा रोल था। तो इसीलिए उनके आदर्श के रूप में राजनीतिक गुरु थे मैजिनी, किसके? लाला लाजपत राय के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के अंग हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन ये हमें सब क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इसको रखे हुए हैं। तो भारतीय संसद के अंग है लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री, या लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो देखिए कभी भी पार्लियामेंट की अगर बात आएगी, भारतीय संसद की बात आएगी तो उसमें 3 अंग शामिल होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के द्वारा मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर करके एग्जाम में। तो आपके सामने ऑप्शन है 1852 में, 1872 में, 1881 में या 1952 में। तो इसका सही आंसर है 1872 में सबसे पहली बार भारत में जनगणना शुरू हुई थी। तो इसके बारे में भी अगर मुख्य बातें देखा जाए तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में किसके द्वारा कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1872 में। तो 1872 भी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मेयो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में पहली बार भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। भारत में नियमित या दशकीय जनगणना यानी 10 साल के अंतराल पे होने वाली जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। उससे पहले जो हुआ था वो 10 साल के अंतराल पे हुआ था, लेकिन 10 साल का अंतराल नहीं था 1872 से 1881। लेकिन पहली बार दशकीय आधार पर यानी नियमित रूप से 1881 में ये जनगणना शुरू हुई थी और ये कार्यकाल किसका था? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित रूप से दशकीय आधार पर जनगणना 1881 में शुरू की गई थी। 2011 की बात करें तो 2011 अभी लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी और ये 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है एक गैस की, और वो कौन सी गैस होती है? O3 होती है, यानी ओजोन की लेयर होती है। तो ये ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में किस रेज को एब्जॉर्ब करती है? तो ये किस रेज को एब्जॉर्ब करती है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा अवरक्त किरणें या दृश्य प्रकाश या पराबैंगनी किरणें या सूक्ष्म तरंगे। तो इसका सही आंसर है पराबैंगनी किरणें को एब्जॉर्ब करती हैं। तो जो भी ओजोन लेयर होती है हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है तो वो ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेज को, जो सूरज से किरणें बहुत हार्मफुल होती हैं तो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करती हैं ये ओजोन लेयर, और पराबैंगनी किरणें को रोकने पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। पृथ्वी के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है लेकिन ये इन्वायरमेंट में जाके ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है और पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। अगर इन किरणों के बारे में अगर देखा जाए तरंग दैर्ध्य के बारे में, तो जो वेवलेंथ होती है, तो ये मान लीजिए कि ये एक वेवलेंथ है और ये एक साइकिल होता है। तो एक यहाँ से चल के अगर यहाँ आती है तो एक वेवलेंथ होती है और इसकी जो डिस्टेंस होती है यही वेवलेंथ कहलाती है। इसको हम लेमडा से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो इंफ्रारेड होती है वो 780 से 1000 नैनोमीटर या 1 मिलीमीटर के बराबर होती है, इसकी लेंथ होती है। दृश्य प्रकाश की अगर बात करें तो 400 से 700 नैनोमीटर की इसकी लेंथ होती है। पराबैंगनी किरणों की 100 से 400 नैनोमीटर की लेंथ होती है और सूक्ष्म तरंगों की अगर बात करें तो 30 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। अगर हम बात करें तो विजिबल लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वेवलेंथ जो हमने बताया था कि ये वेवलेंथ जो चलती हैं वो एक साइकिल होती है, अप डाउन होती रहती है। तो अगर इस वेवलेंथ की अगर लेंथ क्या होने लगे? बढ़ने लगे। जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ से चली और यहाँ तक आई,
ये जैसे एक साइकिल हुआ, तो इसकी जो लेंथ है अगर जितना कम होती जाएगी उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम वेवलेंथ जितनी लंबी होती जाएगी, वेवलेंथ जितनी बढ़ेगी, उसकी एनर्जी कम होती जाती है। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और वेवलेंथ अगर घटेगी तो इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो याद रखिएगा वाइस वर्सा होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की अगर बात करें तो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक इसकी होती है। और ये विजिबल लाइट जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, तो वो विबग्योर होता है, विबग्योर, जो विबग्योर। तो सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे कम वेवलेंथ की दृश्य लाइट क्या होती है, तो वायलेट होती है। और सबसे बड़ी वेवलेंथ की दृश्य किरणें क्या होती है, तो रेड होती है। तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट क्या होती है, वायलेट। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विजिबल लाइट क्या होती है, रेड। ठीक है, तो वायलेट और रेड किनारे किनारे हैं। तो इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर होता जाएगा। आप यहाँ पे विबग्योर का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरण कौन सी है, लाल। और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरण कौन सी है, वायलेट। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो आपके सामने है चित्रकूट, प्रयागराज, अयोध्या और कुशीनगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो अयोध्या। तो अभी हाल ही में अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से। और अभी अयोध्या में जंक्शन का नाम भी चेंज हो गया है। पहले अयोध्या जंक्शन था, अब अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है, धाम शब्द जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये मॉडल है। सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद और दिल्ली। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है सलार जंग म्यूजियम, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो हैदराबाद, या हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी। यहाँ पे आप सलार जंग म्यूजियम को देख सकते हैं, और ये सलार जंग के अंदर रखे हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो देख सकते हैं। तो आज का सेशन बस यहीं समाप्त करते हैं।